जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। वोट डालने का वक्त खत्म हो गया। आपने अपना फैसला सुना दिया। किसी एक के सर पे ताज जाएगा या कईयों के सर पे ताज जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, सबका फैसला अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। 6 मार्च फैसले की तारीख है। कुछ जगहों पर आप हंसेंगे और कुछ जगह आप परेशान होंगे, क्योंकि वोट देने से पहले आपने बहुत सारी चीजें सोची, लेकिन कुछ चीजें भावनाओं में आकर शायद या तो सोची नहीं या अपने दिमाग से उन्हें निकाल दिया। आज वक्त है उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बारे में बात करने का। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चुनाव में किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के प्रजातंत्र का नुकसान किया। आप अब शायद समझ पाएं कि आपसे कहां चूक हुई और कहां आपने समझदारी का काम किया। गरीब, पिछड़े, किसान, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ धोखा हुआ। राजनीतिक दलों ने कैसे अपने ही कार्यकर्ताओं को निराश किया और विचारधारा को ताक पर रख दिया। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी का या बाकी सूबों का चुनाव गलत कारणों की वजह से अभूतपूर्व रहा, लेकिन जनता खामोश रही। न कोई लहर, न कोई हवा। लोगों की चुप्पी ने यह बता दिया कि गुप्त मतदान का अर्थ क्या होता है। और यहां पर आप जीते, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हारे, वो आपका दिमाग नहीं ले पाए। ये खामोशी ही इस बात का सबूत है कि भारत की जनता कितनी मैच्योर है। जनता की खामोशी का मतलब ये भी है कि अब वो राजनीतिक दलों के छलावे में शायद ना आए। हो सकता है इसका इशारा आप इन चुनाव में दें। यही वजह है कि कई नेताओं और पार्टियों के बीज गणित और अंक गणित के सारे समीकरण फेल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 6 तारीख को इस चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कई सालों से लोगों के नब्ज पहचानने का दावा करने वाले, स्विंग का स्वांग रचकर चुनाव विश्लेषण करने वाले बड़े बड़े विशेषज्ञ झूठे साबित हो जाएंगे। यूपी चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चुनाव परिणाम आने से पहले तक ये कोई नहीं बता सकता कि जनता का फैसला क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों से क्या क्या गलतियां हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं। 6 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इस बीच ये समझना जरूरी है कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का रोल क्या रहा। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है और बहुजन समाज पार्टी सरकार में रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए इससे दुखद बात नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने जनता के मुद्दों के साथ शैडो बॉक्सिंग की है। गरीब, पिछड़े, दलित, मजदूर, किसान और अल्पसंख्यक जैसे मुद्दों के साथ नूरा कुश्ती की है। दोनों ही पार्टियों ने मुद्दे उठाए भी और मुद्दों को दबा भी दिया। किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला हो या अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मामला हो, ये सिर्फ मीडिया और मंच पर भाषण देने तक ही सीमित रहा। समाजवादी पार्टी जहां भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में फेल हो गई, वहीं बहुजन समाज पार्टी महंगाई और बेरोजगारी की समस्या पर आम जनता का विश्वास नहीं जीत सकी। चुनाव कैंपेन के दौरान दोनों ही पार्टियों ने एक अजीबोगरीब सिग्नल दिया। किसी भी प्रजातंत्र में चुनाव ही एक ऐसा मौका होता है जब नए नेता उभरते हैं, नई सोच सामने आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है जो प्रजातंत्र की मजबूती के लिए खाद का काम करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान नए चेहरों को आगे आने से रोका गया। समाजवादी पार्टी केवल मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। पार्टी के दूसरे नेताओं को चुप करा दिया गया। आजम खान जैसे नेताओं को भी रामपुर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि वह मुलायम सिंह यादव के परिवार की पार्टी है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का हाल तो और भी बुरा है।
यहाँ मायावती ही मायावती हैं। कभी कभी सतीश मिश्र कहीं भाषण देते नजर आए, लेकिन सरकार चलाने वाली इस पार्टी के पास दलितों का दूसरा चेहरा नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने पर्सनालिटी कल्ट को तरजीह दी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। दोनों ही पार्टियों के सामने जनता के रोजमर्रे की जिंदगी से जुड़े सवालों का हल बताने की जिम्मेदारी थी। पिछले 5 सालों में मायावती सरकार ने क्या क्या किया और क्या क्या गलतियां हुई, इस चुनाव में इसका लेखा जोखा होना था। ये जिम्मेदारी विपक्ष की थी, लेकिन यह मौका हाथ से गंवा दिया गया। चुनाव से पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। इसे राजनीतिक दलों ने तो भुलाया ही, साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी इसे भुला दिया। दोनों ही पार्टियां मूलतः उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, इसलिए लोगों से जुड़ी बुनियादी समस्याओं और सवालों को चुनाव में उठाने की जिम्मेदारी इनकी थी। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने टिकट बंटवारे से लेकर आखिर तक जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति की। अगर जनता के मुद्दों को दरकिनार करके जातीय और धार्मिक गठबंधन के जरिए चुनाव में हार और जीत का फैसला हो, तो ऐसे चुनाव से प्रजातंत्र कमजोर होता है। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई लोग इसे अगली लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। अगर ये सेमीफाइनल है तो सचमुच ये खतरे की घंटी है। यूपी इलेक्शन हमारे सामने सवाल ही सवाल लेकर खड़ा है। जिस तरह के उम्मीदवार राजनीतिक दलों ने मैदान में उतारे हैं, उससे क्या ऐसी विधानसभा बनेगी, क्या ऐसी विधानसभा चुनकर हमारे सामने आएगी जिस पर अच्छे भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी का एहसास देश को हो सके, देश के लोगों को हो सके। भारत की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे पास विचारधारा है, लोग हैं, लोगों की समस्याएं हैं, किताबें हैं, नैतिकता का ज्ञान है, लेकिन नहीं है तो सही आदमी। लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है, और राजनीतिक दलों को जो लोग चला रहे हैं वे सही आदमियों को दल के दायरे में लाना ही नहीं चाहते। दलों में जो सही लोग हैं, जमीन से जुड़े हैं, जिन्होंने सालों साल अपना खून पसीना एक कर अपना दल बनाया है, जब चुनाव आता है तो सबसे पहले उन्हें ही अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि चुनाव में खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और विरोधियों को हराने के लिए बाहुबल नहीं है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हमारे नेताओं पर टिप्पणी करते हैं तो नेता नाराज हो जाते हैं, लेकिन जनता इसे सही मानती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में देश की 2 सबसे बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको एक अहम जानकारी देंगे, पर अभी तो हम उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों से क्या क्या गलतियां हुई। यूपी इलेक्शन की सबसे दुखद बात यह रही कि यहां उम्मीदवारों के चयन में पार्टियों ने ज्यादातर ऐसे लोगों को टिकट दिए जो लोगों के प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। सभी दलों ने ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी जिनके पास पैसा और बाहुबल, बंदूक और डंडा है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नाराज और निराश हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से 3 साल पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। युवाओं को पार्टी में शामिल किया गया। जब टिकट देने की बारी आई तो उन्हें दरकिनार कर दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारा भी ऐसा ही रहा। ज्यादातर टिकटें बड़े नेताओं की सिफारिश पर दी गई।
दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव की प्रतीक्षा करने को कह दिया गया। कुछ बागी हो गए तो कुछ अगले चुनाव की प्रतीक्षा करने में लग गए। शायद अगली बार उनकी किस्मत जाग जाए। उम्र भले ही कितनी हो जाए, पर ख्वाब है, ख्वाब का क्या, देखना तो चाहिए। ये इंतजार कार्यकर्ता की मौत तक चलता रहता है। राजनीति का ये चलन एक खतरनाक इशारा है। कार्यकर्ताओं की आशाओं की मौत धीरे धीरे लोकतंत्र की मौत में बदलने की ओर चल पड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार भाजपा और कांग्रेस ने यूपी इलेक्शन में क्या किया। कांग्रेस और बीजेपी ने जो कारनामा किया है वो देश के प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जनता का भरोसा राजनीतिक दलों से उठता जा रहा है, ये सब मानते हैं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यूपी असेंबली इलेक्शन में ऐसा काम किया जिससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपनी पार्टी से भरोसा उठने लग गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कांग्रेस और बीजेपी की सबसे बड़ी भूल ये है कि दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प देने में असमर्थ रहीं। कांग्रेस और बीजेपी विचारधारा, संगठन और कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने में सबसे अव्वल रहीं। दोनों ही पार्टियों ने राजनीतिक अवसरवाद का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। दोनों ही पार्टियों ने विचारधारा को छोड़ा। टिकट बांटने में न तो पारदर्शिता नजर आई और न ही पार्टी के जमीनी नेताओं को तरजीह दी गई। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव जीतना अपना एकमात्र मोटो बना लिया। इसीलिए टिकट बांटते वक्त दोनों ही पार्टियों ने दागी और भ्रष्टाचार के आरोपी उम्मीदवारों को टिकट देने में कमी नहीं की। इन पार्टियों ने पार्टी के बाहर के धनी लोगों को टिकट बांटे और सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन हकीकत ये है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की स्थिति यही है कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी से नाराज हैं। दोनों ही पार्टी के नेता अपनी पार्टी के कई फैसलों को कोस रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की। पहली बात यह कि मीडिया की मदद से पहले माइनॉरिटी रिजर्वेशन को मुस्लिम रिजर्वेशन बताया गया। कांग्रेस का ये कम्युनल कार्ड था जिस पर बीजेपी ने जमकर राजनीति की। उमा भारती ने मुस्लिम रिजर्वेशन को मुल्क के दूसरे विभाजन का रास्ता बता दिया और मुस्लिम धर्म और समुदाय को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इलेक्शन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कम्युनल कार्ड खेला। कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियों ने विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ी। दोनों ही पार्टियों ने अपनी विचारधारा को छोड़ चुनाव मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया। राहुल गांधी जहां गए उन्होंने भाषण जरूर दिया, लेकिन राहुल गांधी के पूरे भाषण में से ये कोई समझ नहीं सकता कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। यही समस्या बीजेपी की रही। बीजेपी के नेताओं ने अपनी विचारधारा का जिक्र तक नहीं किया। दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्य की कोई योजना पेश नहीं कर सकी। महज वादों के आधार पर वोट और समर्थन लेने की रणनीति पर दोनों पार्टियां चली। युवाओं के लिए दोनों ही पार्टियों ने दरवाजे बंद कर दिए। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की बातें महज टीवी के प्रचारों में सीमित कर दी गईं। दोनों ही पार्टियां भ्रम फैलाकर चुनाव जीतने में लगी रहीं। इसीलिए किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों का भरोसा नहीं जीत पाई। दोनों ही पार्टियों ने जमकर पैसे खर्च किए और ये संदेश दिया कि राजनीति आम लोगों की नहीं बल्कि पैसे वाले खानदानी लोगों की जायदाद है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ इन दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी नाराज हैं। इन दोनों ही पार्टियों में ऐसे नेताओं की भरमार है जिन्हें पता नहीं है कि पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी में कैसे और कौन फैसला ले रहा है। कहने का मतलब ये कि ऐसे जमीन से जुड़े कई नेता हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को कम्युनल कलर देने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों ने जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारों को दरकिनार करने की कोशिश की। ये लोगों का जवाब राजनीतिक दलों को था। राजनीति में सांप्रदायिकता का सहारा लेने वाले संगठनों और नेताओं को भी जनता ने ऐसे संकेत दिए। जनता ने बता दिया कि चुनाव के वक्त मंदिर मस्जिद का राग और अन्य सांप्रदायिक मामलों से उनकी भावनाओं पर असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए घोषणा पत्र में लिखने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रमुखता के साथ मंदिर का सवाल नहीं उठा पाया। लोगों ने बता दिया कि वे ऐसे संगठनों के बहकावे में नहीं आने वाले जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं। यही वजह है
कि बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव कैंपेन के दौरान विवादास्पद मामलों को छोड़ दिया, अपने को दूर करके विकास की बात शुरू कर दी। मतदान खत्म हो गए हैं, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मुझे इस बात का भरोसा है कि ये चुनाव नतीजों में भी दिखेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों ने क्या किया। थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम यूपी इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि इस बार 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर किसने जीता और किसने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया दी। सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया सरता विहार नई दिल्ली से शराज आनंद ने भेजी है। उनका मानना है कि लोक स्वराज की परिकल्पना जेपी की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के रास्ते पर है। जेपी ने हर वर्ग, हर दल के लोगों को अपने साथ लिया था। अन्ना हजारे को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें इस संभावना के प्रति सतर्क रहना होगा कि कोई दल उनका इस्तेमाल न कर पाए। जेपी आंदोलन के बाद लोकनायक का नाम लेकर सत्ता हासिल करने वालों ने उनके मूल्यों को नकार दिया था। इसे अन्ना को याद रखना होगा। इस प्रतिक्रिया के लिए शराज आनंद को मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। आपको ये इनाम बहुत बहुत मुबारक। आज के सर्वोत्तम प्रतिक्रिया को डेली मल्टीमीडिया की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में DT टाइप करें और अपनी प्रतिक्रिया लिखें। साथ ही अपना पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। अब लौटते हैं चुनाव की बातों पर। यूपी इलेक्शन में सबसे मजबूत और साफ संकेत मुसलमानों ने दिए। मुस्लिम उलेमाओं और पार्टियों ने पहले एक इत्तेहाद फ्रंट बनाया, लेकिन वो बनते ही टूट गया। इत्तेहाद फ्रंट की टूटने की वजह भी मजेदार है। ये लोग मुसलमानों के समर्थन से एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे थे, एक ध्रुव बनाना चाह रहे थे। इसमें सबसे अहम रोल डॉक्टर मसूद की पीस पार्टी का था। मामला इस बात पर अटक गया कि डॉक्टर अयूब इत्तेहाद फ्रंट को एक मॉडर्न और सेकुलर गठबंधन बनाना चाहते थे और वो गैर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। यूपी में पीस पार्टी का मजबूत होने का असर ये हुआ कि नहीं इस बार बीएचपी के आग उगलने वाले नेता नजर आए और नहीं किसी मौलवी ने फतवा देने की कोशिश की, और जिसने कोशिश की उसे मुस्लिम वोटरों ने इस बार दरकिनार कर दिया। एक परिपक्व राजनीतिक सोच के तहत वोट डालें। मुस्लिम वोटरों के इस रवैये ने समाज में जहर घोलने वाले संगठनों की हिम्मत तोड़ दी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं यूपी इलेक्शन में छोटी छोटी पार्टियों ने कैसे अहम भूमिका निभाई। यूपी की सियासत में छोटी पार्टियों की बढ़ती संख्या की आखिर वजह क्या है? जाहिर है इसके पीछे लोगों का बड़े राजनीतिक दलों से उठता भरोसा भी है। वैसे यह इस देश के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी है कि अभी भी लोगों का भरोसा लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं से नहीं उठा है। यही वजह है कि छोटी पार्टियां पूरे दमखम के साथ यूपी के चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आईं।
यूपी इलेक्शन में छोटी सियासी पार्टियों का बड़ा रोल हो सकता है। यूपी की सियासी जमीन बड़ी और छोटी सभी सियासी पार्टियों के पनपने और बढ़ने के लिए खासी अच्छी मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों से अलग दर्जनों की संख्या में रीजनल पार्टियां भी इलेक्शन दर इलेक्शन जन्म लेती हैं। कुछ का प्रदर्शन ठीक ठाक भी रहता है और कुछ एक सीटें लाकर सत्ता में भागीदार बन जाती हैं। दरअसल यूपी में 1962 से ही छोटी पार्टियों का राजनीति में आना शुरू हो गया था। यूपी के तीसरे विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति करने वाली रिपब्लिकन पार्टी और दक्षिणपंथी विचारधारा वाली हिंदू महासभा राम राज्य परिषद चुनावी मैदान में उतरी थीं। रिपब्लिकन पार्टी को 8 सीटें मिली थीं और हिंदू महासभा को 2। 1969 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल को 98 सीटें मिली थीं। यह एक बड़ी कामयाबी थी। 1985 में बीएसपी और उसके बाद अपना दल, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी जैसी जातीय आधारित पार्टियां सामने आईं। फिर दौर आया मजहब की बुनियाद पर राजनीति का। यूपी में शिवसेना और उलेमा काउंसिल जैसे दलों ने भी किस्मत आजमाने की कोशिश की। सियासी हलचल की दृष्टि से देखें तो यूपी इलेक्शन 2012 काफी गहमा गहमी वाला रहा। इसमें सबसे खास बात जो देखने को मिली वो थी छोटी छोटी सियासी पार्टियों का राजनीतिक मैदान में उतरना। पिछले इलेक्शन की तुलना में इस बार छोटी पार्टियों की संख्या बहुत ज्यादा रही। कई छोटे दल अकेले मैदान में थे तो कई दलों ने मिलकर फ्रंट भी बनाया। अपना दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। साथ ही बुंदेलखंड कांग्रेस और कौमी एकता दल भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। उधर दारुल उलूम नदवातुल उलेमा के प्रोफेसर मौलाना सलमान नदवी की लीडरशिप में बड़े जोर शोर से इत्तेहाद फ्रंट बनाई गई। फ्रंट ने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ उसे सभी वर्ग और जाति का समर्थन मिलेगा। उलेमा काउंसिल भी मैदान में है। यूपी के छोटे दलों में से कई ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। इसी में एक नाम है पीस पार्टी का। डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी अभी यूपी की राजनीति में ऐसी ही एक पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा का नारा देकर जनता में अपनी पैठ बनाने में सफल दिख रही है। लेकिन अयूब साहब ने दागियों और दबंगों का सहारा भी लिया है। इसके अलावा अपना दल, इंडियन जस्टिस पार्टी, बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, कौमी एकता दल, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इंडियन नेशनल लीग, भारतीय युवा कल्याण पार्टी, भारतीय जनसेवा पार्टी, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा समेत कई दर्जन छोटी पार्टियां 2012 के यूपी इलेक्शन में शिरकत कर रही हैं। छोटी पार्टियों का हाल यह है कि 1985 में जहां सिर्फ 2 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, वहीं वर्ष 2007 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में छोटे दलों की तादाद 111 तक पहुंच गई। अभी तो यह संख्या करीब 150 से ज्यादा हो गई है। फिर भी जाहिर है छोटी और कम समर्थन वाली सियासी पार्टियां यूपी चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं भी जीतती हैं तो कई दिग्गजों को हरा तो सकती ही हैं। कई उम्मीदवार तो जीतने की जगह किसी को हराने के लिए ज्यादा जोर लगा रहे हैं। अपना वजूद दिखाने और साबित करने के लिए ज्यादा चिंतित हैं। इसलिए भी ये छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। यूपी चुनाव अगर आने वाले लोकसभा चुनाव का रिहर्सल है तो उसके पहले कुछ रिहर्सल और होने वाले हैं। कुछ राज्य और हैं जहां पर चुनाव होंगे, जिनमें गुजरात भी एक है। देखना है इन चुनावों में जिन सवालों को दरकिनार कर दिया गया, क्या आने वाली कई विधानसभाओं के चुनाव में जो 2012 और 2013 में होनी है, क्या उन चुनावों में राजनीतिक दल सवालों को उठाएंगे और आप उन सवालों पर पॉजिटिव रिएक्शन देकर के अपना वोट देंगे, या आप आंख बंद कर लेंगे? लोकसभा चुनाव से पहले देश के लोगों को सोचने का बहुत वक्त मिलेगा। कौन आपके हित में है, किस तरह की राजनीतिक दल चाहिए, किस तरह के उम्मीदवार चाहिए, कैसे सवाल उठे। अगर आज नहीं सोचेंगे और इस लोकसभा चुनाव में आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आंखें नहीं खोली, तो बहुत सारे लोग उससे अगले लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए हमारे बीच नहीं रहेंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को वोट देने में अरुचि हो जाए। जितना उत्साह इन चुनाव में वोट देने में दिखाई दिया, आगे हो सकता है लोगों की परेशानियां अगर दूर न हो तो उन्हें वोट देने से ही अरुचि होने लगे।
सोचना राजनीतिक दलों को भी है और आपको भी है। आखिर में हम जिस अहम बात को आपसे बताना चाहते हैं वो ये कि हर चीज़ का आखिरी दौर होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-2 के इस दौर का आखिरी चरण चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है। अगले कुछ एपिसोड हम आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए, आपके आंसुओं से, आपके दर्द से, आपकी तकलीफ से, आपकी भूख से और आपकी मौत से जुड़े हुए सवालों पर बातचीत करेंगे। देखते हैं उन बातों का असर आपके ऊपर कितना होता है और जो इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कितना होता है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, 2 टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.22@gmail.com पर।